बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमारे पास एनिहिलेटर की दो प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, उसको हम पहले कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी उसकी कि ए इंटरसेक्शन ए का एनिहिलेटर सबसेट होता है ज़ीरो के सिंगलेटन सेट के। देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन ए का एनिहिलेटर अगर एम्प्टी है, देन फिर इसका जो एनिहिलेटर होगा, ये जो पूरी टर्म होगी, ये सबसेट होगी ज़ीरो के सिंगलेटन सेट के। क्यों? देखिए, यहाँ पे हम इसको इक्वल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिकॉज एवरी सेट इज द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो हमने इसको एम्प्टी कर लिया। अगर ये इसका सबसेट है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये एम्प्टी है या ये ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। ये तो ये ज़ीरो एलिमेंट है, या एक चीज़ होती है कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट्स एवरी सेट। तो लेट कर लिया हमने कि ए इंटरसेक्शन ए का एनिहिलेटर एम्प्टी है, तो फिर ए इंटरसेक्शन ए का एनिहिलेटर क्या होगा, फिर सबसेट होगा ज़ीरो का। ये चीज़ तो कंसिडर हो गई। दूसरा केस क्या बनता था हमारे पास कि वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन ए एनिहिलेटर से। अगर ए इंटरसेक्शन ए एनिहिलेटर से बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन चीज़ें आती हैं। इसका मतलब एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स ए के एनिहिलेटर से भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका यहाँ पे तो फिर एक्स एक्स के ही परपेंडिकुलर है। और अगर इसकी बात करें तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए एनिहिलेटर से, तो अगर एक्स यानी कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स ए के एनिहिलेटर से भी बिलोंग कर रहा है। एनिहिलेटर में तो वो चीज़ें आती होती हैं जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। तो फिर इसका मतलब है कि अगर दोनों से ही एक्स बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर ही है। अगर एक्स परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर होने के लिए ज़रूरी होता है कि उस टर्म का दूसरी टर्म के साथ इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो। दिस इम्प्लाइज कि एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है। अगर एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो एक्स सेम टर्म्स का इनर प्रोडक्ट को हम नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड पर जब स्क्वायर रूट लेंगे, नॉर्म ख़त्म होगी। ये सिर्फ तब ज़ीरो हो सकती है जब एक्स इटसेल्फ ज़ीरो होगा। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई कि आपके पास अगर ये चीज़ ज़ीरो का सिंगलेटन सेट का सबसेट है तो इसमें सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं। या तो वो ये सेट एम्प्टी हो, यानी ये जो टर्म है ए इंटरसेक्शन ए का एनिहिलेटर, या तो ये चीज़ एम्प्टी हो या ये इटसेल्फ ज़ीरो के इक्वल हो। तो एम्प्टी होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये तो जनरल टर्म। और हमने ये भी चीज़ प्रूव कर दिया कि दूसरा केस ये हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन ए का एनिहिलेटर खुद ही ज़ीरो के इक्वल हो, उसके अंदर जो एलिमेंट है वही ज़ीरो हो। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए एनिहिलेटर इज द क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एच। ठीक है, क्लोज सबस्पेस ऑफ एच के लिए लेट कर लिया हमने कि दो एलिमेंट्स एनिहिलेटर से बिलोंग कर रहे हैं और ए बी जो दो स्केलर्स हैं वो एफ से बिलोंग कर रहे हैं फील्ड के अंदर से। अगर y और z ए एनिहिलेटर से बिलोंग कर रहे हैं तो किसी a के अंदर जो एलिमेंट x होगा उसके ऊपर क्या होंगे, उसके साथ y का भी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा और z का इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एनिहिलेटर में वो टर्म्स आती हैं जो जिस टर्म का लिखा होता है ना एनिहिलेटर, उसके यानी कि a के एलिमेंट्स के साथ उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो, उनके ऊपर ऑर्थोगोनल होंगी तो वो एनिहिलेटर वाले सेट में जा सकती हैं। तो ये डेफिनेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी तो हमें पता है कि हम ए वाई प्लस बी जी इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं ए इंटू वाई एक्स प्लस बी इंटू जी वाई, यानी कि लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो वाई एक्स और जी एक्स की जो वैल्यू है वो तो ज़ीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो। इट्स मीन कि ए वाई और बी जी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैंने x के साथ यानी a के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया तो ज़ीरो आ गया। तो अगर ये ज़ीरो आ गया इसका मतलब है कि ये एलिमेंट किसके परपेंडिकुलर है, a के परपेंडिकुलर है। और a के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है एलिमेंट वो तो एनिहिलेटर के सेट में चला जाता है। दिस मीन दैट कि a y प्लस b z किससे बिलोंग करेगा, अब a के एनिहिलेटर से बिलोंग करेगा। तो अगर दो टर्म्स एक सेट से बिलोंग कर रही हों और उनका लीनियर कम्बिनेशन भी उसी सेट से बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं कि वो सेट क्या है, एक उसका सब स्पेस है। अब हम इसकी क्लोजनेस प्रूव करेंगे। नेक्स्ट लेट कर लिया कि y क्या है, क्लोजनेस करने के लिए देखेंगे क्या ये लिमिटेड स्पेस है या नहीं है, इनक्लोज स्पेस सब स्पेस है या नहीं। तो लेट y बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एनिहिलेटर, देन देयर इज अ सीक्वेंस वाई एन इन ए एनिहिलेटर सच दैट। अगर y इसका लिमिट पॉइंट है इसका मतलब लिमिट पॉइंट किसी ना किसी सीक्वेंस का ही होगा। तो लेट कर लिया कि वो सीक्वेंस है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन जिसका लिमिट पॉइंट है y। अगर वाई एन
क्योंकि ये ए एनहिलेटर से बिलोंग कर रहा है, तो इस मीन दैट कि यहाँ ये जो एक्स ए का एलिमेंट एक्स था उसके साथ इस सीक्वेंस का इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो ही होगा क्योंकि एनहिलेटर से बिलोंग कर रहा है। अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो यहाँ पे जब मैं इसको वैल्यू पुट करूँगी तो ज़ीरो इक्वल आएगा, लिमिट पुट करूँगी तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड एक्स, लिमिट अंदर जाएगी तो ये आ जाएगा, ये चीज़ किसके इक्वल थी, ये तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई और एक्स के इक्वल है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि ये हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जो ये शो कर रहा है कि जो हमने स्पेस ली है, जो पीछे हमने स्पेस प्रूव किया है वो क्या है, एक क्लोज सब स्पेस है। तो अब हमारे पास एनहिलेटर की छः प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रूव हो गई हैं। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं कि एनहिलेटर के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है। तो उसने कहा है आप ए एनहिलेटर और बी एनहिलेटर फाइंड करें और उसने ए और बी का सेट दिया हुआ है आर स्क्वायर के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमने एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड ए एनहिलेटर एंड बी एनहिलेटर इफ़ ए इज दिस, मतलब कि सेट उसने दिया हुआ और बी का भी उसने सेट दिया, उसने कहा है कि ये आर स्क्वायर की ये बात हो रही है। फाइंड हमने क्या करना है कि ए एनहिलेटर एंड बी एनहिलेटर फाइंड करना है। तो ए एनहिलेटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि आपके पास एक्स और वाई, मतलब कि वो डिपेंड करता है ना कि आपके पास आर स्क्वायर में या आर क्यूब में, तो एक्स वाई में वो चीज़ आएंगी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर जब वो सेट्स आएंगे कि एक्स वाई के कि जो उस सेट के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो बनाता हूँ, ऐसे ही है। तो मैंने वो सेट लिया, यानी ए एनहिलेटर फाइंड करना है तो ए का सेट उठा लिया और एक्स वाई मैंने फाइंड करना है, वो निकालना है, मैंने अपने लास्ट पे सेट बनाना है। तो मैंने लिखा एक्स वाई 1 × -1 जो ए का सेट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने अपने सेट को लिख लिया। मल्टीप्लाई करवाऊंगी यानी कि इनर प्रोडक्ट लूंगी, तो इनर प्रोडक्ट क्या होता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ दरम्यान में लगाते हैं प्लस और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स वन जार एक्स प्लस माइनस माइनस वाई वन जार वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ हमने ओपन कर दी। देन ये माइनस का वाई हो जाके प्लस का वाई हो जाएगा। इट्स मीन दैट कि एक्स इक्वल टू है वाई, ए एन ही लेटर मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स आर स्क्वायर के जहाँ x इक्वल टू वाई होगा वो एनहिलेटर ए एनहिलेटर का सेट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू वाई है तो मैं इस एक्स वाई के यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास इस a का एनहिलेटर आ गया आर स्क्वायर के अंदर। इस तरह से अब हम b का फाइंड करेंगे। अच्छा, अब बी एनहिलेटर किस तरह से फाइंड करना है, हमने अगेन इसको हमने अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा। डेफिनेशन में उसने ये कहा था कि आप जो भी आपको सेट गिवन होगा आप एक्स वाई एलिमेंट्स के साथ उसको लिखेंगे इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो सेट लास्ट पे आपके पास बनेगा जिनका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आता होगा। तो मैंने इसके पास अंदर दो सेट हैं, 1 2 एक सेट है ऑर्डर पेयर और एक -1 और 3 है, तो मैंने दोनों को लिख लिया 1 2 इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट -1 और 3 के साथ इक्वल टू ज़ीरो। इसको ओपन किया तो आगे x+2y इक्वल टू ज़ीरो एंड इसको ओपन किया तो ये आ जाएगा -x+3y इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या हमारे पास कि बी एनहिलेटर में देखो हमने ये चीज़ देखनी है कि जहाँ पे दोनों जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती हो, हम वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने इन दो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए आपके पास काफ़ी मेथड्स है। मैंने ये वाला मेथड किया कि इक्वेशंस को इक्वेट करके ना वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालें। तो मैंने इसको जब इक्वेट किया माइनस किया तो ये आगे मेरे पास 5y इक्वल टू ज़ीरो आ गया, वाई की वैल्यू ज़ीरो। अब एक में पुट कर दूंगी तो एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई। मतलब कि देखो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने वो वाला सेट बनाना था जो बी इनहिलेटर में आएगा, कौन सा, जिसका इनर प्रोडक्ट उसके साथ ज़ीरो हो रहा है। तो जब मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की तो वो तो एक्स यानी कि एक्स की भी वैल्यू ज़ीरो निकली और वाई की भी, मीनिंग दैट कि ओरिजिन के ऊपर ये दोनों इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं और वो पॉइंट है आर स्क्वायर के अंदर जो बी इनहिलेटर बनाएगा। उसके बाद अगर वो तो उधर आपने उसको ए एनहिलेटर बी एनहिलेटर से फाइंड करने को कहा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर वो आपको दे देता है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के केस में आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स के केस में देखो अगेन उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो एक्स वाई जी डब्ल्यू कोई भी मैंने एक सेट ले लिया बिलोंग कर रहा है M2 से, और वहाँ पे इनर प्रोडक्ट मैंने लिख दिया एक्स वाई जी डब्ल्यू का 1 1 1 के साथ। ठीक है, तो जब मैं इनर प्रोडक्ट लूँगी, ठीक है, तो कभी भी दो मैट्रिसेस का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ दिस इनटू दिस एलिमेंट का इस दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब कि मैं आपको यहाँ पे तो 1 1 1 है तो उसका पता नहीं चल रहा, मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़।
दो मैट्रिक्स है ना आपके पास इनर प्रोडक्ट में, ये आपको जनरल भी पता होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का अगर आपने इनर प्रोडक्ट लेना तो ये इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आप ऐसे ही लिखो, सेकंड एलिमेंट का ट्रांसपोज लिखो, फिर ट्रांसपोज का लोगे तो याद आएगा ए बी सी डी, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ट्रेस ये होता है कि दिस एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है ट्रेस, तो आ जाएगा एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जी सी प्लस डब्ल्यू डी। मतलब कि आपके पास जो इनर प्रोडक्ट होता है ना मैट्रिसेस का, वो सिंपल मैट्रिसेस सिंपल इनर प्रोडक्ट की तरह नहीं होता कि आपने मल्टीप्लाई करवाया फिर मैंने प्लस लिख दिया, नहीं, वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज एंड फर्स्ट एलिमेंट। तो इस लिहाज से सेम मैंने ऐसे ही किया कि फर्स्ट एलिमेंट आपने फर्स्ट मैट्रिक्स आपने ऐसे ही लिखा, सेकंड एलिमेंट को मैंने ट्रांसपोज लिया, तो वो तो है ही ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जी डब्ल्यू, क्योंकि वैसे ही आ गया, ठीक है। तो अब मैं इनका ट्रेस लूँगी तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू। ये आप वो भी कर सकती हो, रफ वर्क में कर लेना, मैं ये जगह थोड़ी सी थी इसलिए मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो इस मेन के एनहिलेटर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स यानी कि सारे एलिमेंट्स का सम इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास आंसर बन गया ए एनहिलेटर का, जब आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमारे पास कन्वेक्स सेट जो पेज नंबर 400 में मिनिमाइजिंग वेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि अ सबसेट सी ऑफ अ लीनियर स्पेस वी इज सेट टू बी कन्वेक्स इफ़, सिर्फ ये स्टेटमेंट है। ये मैंने आपको रिंग एंड मॉड्यूल्स में भी कन्वेक्स सेट करवाया था, उसमें भी ये चीज़ हमने की थी। यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है वो वेरी कर रहा होता है 0 से 1 में, वो ऐसा सेट जिसके ऊपर ऐसा सब स्पेस या ऐसा सब सेट जिसके ऊपर ये वाली चीज़ जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू वाई बिलोंग्स टू द सेट सी, सबसेट सी। तो आप उस सबसेट को कहेंगे कि ये एक कन्वेक्स सेट है। तो यहाँ पे जो है एमसीक्यूज है, एवरी सब स्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस इज कन्वेक्स। और मैं बात करूँ कन्वेक्स सेट की, इसमें सिंपल सेट की सूरत में वहाँ पे तो आपको एक बात की गई है एक लीनियर स्पेस की। देखो अगर आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट लाइज कम्प्लीटली इनसाइड सेट एस। अगर आप डायग्राम के फॉर्म में देखोगी कि आप डायग्राम को कन्वेक्स सेट कब कह सकते हो, यानी कि वो डायग्राम कन्वेक्स सेट बना रहा है या नहीं बना रहा। आप उसमें ना कोई भी पॉइंट टू ड्रा करो किसी भी जगह पे, अगर वो उनकी जो ज्वाइनिंग लाइन है पूरी की पूरी डायग्राम के अंदर है ना, तो इसका मतलब है कि वो कन्वेक्स सेट है, ठीक है। और अगर ज्वाइनिंग लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है और ज्वाइनिंग लाइन आउटसाइड आ जाती है डायग्राम, तो वो कन्वेक्स सेट नहीं है। तो ये एक पहचान का तरीका